गेम ऑफ थ्रोन्स जिसकी दुनिया में इतना ज़्यादा हार्डशिप चलती है, इतनी ज़्यादा पावर की जो है वो भूख है, जो है इतने सारे जो है किंगडम्स जो है फाइट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से, एंड जिसमें कई सारे किंगडम्स जो है बिट्रेल लेते हैं एक दूसरे के लिए धोखाधड़ी करना, पावर की वजह से क्योस हो जाना, इतने सारा जो है वर्ल्ड में जो है इतने सारे क्योटिक वर्ल्ड में, एंड इस सारे वर्ल्ड में जो है द ओनली वन हु सर्वाइव्स हु हैज पावर, द ओनली वन हु सर्वाइव्स इन दिस वर्ल्ड हु इज स्ट्रांग। एंड इस सारे वर्ल्ड में, इस सारी दुनिया में जहाँ पे एक के बाद एक कैरेक्टर ऐसे चुटकी बजाते मरते जा रहे हैं, टीरियन के वर्ल्ड में अगर हम लोग कहें तो फिर किंग्स आर डाइंग लाइक फ्लाइज। एंड इस ऐसी धोखाधड़ी वाले वर्ल्ड में, एक ऐसे फास्ट चेंजिंग वाले वर्ल्ड में, एक छोटा सा श्रिम्प जिसकी हाइट 4 फुट भी नहीं होगी, वो एंड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सर्वाइव कर जाता है, एंड इन द एंड वही जो है वो नेक्स्ट राजा को भी डिक्लेयर करता है। तो फिर कैसे इस इतने सारे क्योटिक वर्ल्ड में एक ऐसा श्रिम्प सर्वाइव कर जाता है जिसके पास फिजिकल पावर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग ही हैज इज हिज माइंड। तो फिर हम इसी के बारे में, इसी कैरेक्टर के ऊपर बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर भी है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि ट्रियन लैनिस्टर, द फेमसली नोन एज श्रिम्प, जिसको फेमसली नोन तो हम नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा बिलोड कैरेक्टर है। लेकिन ये कैसे इतना ज्यादा सर्वाइव करा, उसके कुछ 5 लेसन है जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि कैसे ये इतने सारे क्योटिक वर्ल्ड में ये सर्वाइव कर सका। द फर्स्ट क्वालिटी दैट हैज टीरियन that made him survive is knowledge is power। उसको पता है कि नॉलेज में ही असली शक्ति है, क्योंकि उसको पता है अपने खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसको पता है वो किस चीज में खुद माहिर है एंड किस चीज में नहीं है। उसको पता है कि वो श्रिम्प है, इसकी वजह से उसमें फिजिकल पावर है नहीं, वो तलवारबाजी कर नहीं सकता है, वो किसी को भी मार नहीं सकता है, बट ही इज वीक, बट ही स्ट्रांग बाय हिज माइंड। अगर वो शरीर से ताकतवर नहीं है तो अपने दिमाग को ताकतवर बनाता है। वो कहता है कि माइंड नीड्स अ बुक लाइक अ स्वॉर्ड नीड्स अ वेटस्टोन टू कीप इट्स एज। एंड इसी की वजह से वो जो है हमेशा बुक्स रीड करता रहता है, वो हमेशा हिस्ट्री को रीड करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हिस्ट्री जो है वो ऑफन रिपीट करती है इटसेल्फ को। जो पहले इवेंट हो चुके हैं वो आगे भी होंगे, यानी कि पहले जो निगोशिएशंस के स्किल हो चुके हैं वो उनको उनको वो पढ़कर सीखता है कि वो कैसे उनमें अपने रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर सकता है। वो सीखता रहता है, वो पढ़ता है तो वो सीखता रहता है, वो पढ़ता है तो वो सीखता रहता है, एंड इसकी वजह से वो नई नई नॉलेज गेन करता रहता है। एंड उसकी जो है वो नॉलेज का जो है हम लोग एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन वो देखते भी हैं उसके विट स्पीच में। वो कैसे एकदम बेहतरीन तरीके से बात करता है, वो किस तरह से डिसेप्शन का यूज करता है अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में, एंड किस तरह से उसमें जो वो 2-3 बार ट्रायल से भी निकला हुआ है, वो 2-3 बार ट्रायल से भी सर्वाइव करा हुआ है, जस्ट बिकॉज उसकी स्पीच की वजह से, उसके करिश्मा की वजह से। एंड वो करिश्मा कहाँ से आया, उसकी स्पीच की वजह से, एंड वो स्पीच कहाँ से आई, उसकी नॉलेज की वजह से, एंड वो नॉलेज कहाँ से आई, उसने जो बुक्स रीड करी वहां से। एंड इसी की वजह से वो जानता है कि नॉलेज इज पावर। The second thing he has, and the second lesson we can learn from him is that clever talking skill। उसको पता है कि ये जो डिसेप्शन वर्ल्ड है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जो वो बिट्रे करता जा रहा है, वहाँ पे वो खुद को बचा सकता है जस्ट बिकॉज उसकी टॉकिंग स्किल की वजह से, कि वो कितना अच्छा बोल सकता है, वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे के साथ, एंड वही उसको बचाने वाला है, उसको पता है ये चीज। एंड इसी की वजह से उसके एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कैसे बड़े बड़े माउंटेन क्लास उसको फॉलो करने के लिए आ गए वॉर में, जो कि होने वाली थी। तुम सोच सकते हो कैसे इतने बड़े बड़े माउंटेन क्लास उसको फॉलो करने के लिए आ गए होंगे, जस्ट बिकॉज उसमें एक क्लेवर टॉकिंग स्किल थी, उसने कुछ निगोशिएशन करी होगी, उसने जो अपना जेल से ब्रेक करा, उसने क्लेवर टॉकिंग स्किल वहां पे भी दिखाई जब उसने जेल से ब्रेक कराई, जब उसने खुद को जेल से रिहाई कराई। उसने कहा लैनिस्टर ऑलवेज पेज हिज डेब्ट, एंड इसकी वजह से उसने जो है उस कैदी, वो जो गार्ड था उसको उसने लुभा लिया अपनी भाषाओं में, एंड इसी की वजह से डेनेरियस ने भी उसको स्पेयर कर दिया, डेनेरियस भी उसको बचा लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको पता है कैसे राजनीति खेली जाती है। एंड ये सारी चीजें उसने कहाँ से दिखाई, कहाँ से लोगों के सामने दर्शाई, उसके टॉकिंग स्किल की वजह से। तुम उसकी स्पीच में भी देख सकते हो, जब वो बात करता है, जब वो सरकाजम का जो है वो उपयोग करता है, जब वो ह्यूमर का उपयोग करता है, तब हमें पता चलता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है। जब वो अपने खुद के ऊपर ही मौकरी करता है, जब वो खुद का ही मजाक बनाता है, इवन वो खुद के भी डिसएडवांटेजेस का भी एडवांटेज खुद से ही लेता है, जस्ट बिकॉज ही हैज क्लेवर टॉकिंग स्किल्स। द थर्ड थिंग इज अलायंसेस। उसको पता है कि इस किंग्स के वर्ल्ड में उसको अलायंस चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी मदद करें। उसके पास खुद के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बचा रहे सके। हाँ वो लैनिस्टर है और उसका खुद का बाप उसको हेट करता है, उसकी खुद की बहन उसे मारना चाहती है, उसका भाई उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी कब तक करेगा, इसलिए उसको एक एक्सटर्नल अलायंस चाहिए। एंड वो एक्सटर्नल अलायंस वो कितनी स्मार्टली बनाता है, इसका अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि वो
एक बहुत ही स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन ब्रॉन को अपना जो है वो बॉडीगार्ड या फिर तुम उसको कह सकते हो अपना सेवक बनाता है, जो कि उसको हर बारी में अलग-अलग सिचुएशंस में मदद भी करता है। उसके इंफॉर्मेशन के लिए वो वेरिस को रखता है, जो कि उसको अलग-अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। उसको पता है कि वेरिस जो है वो उसके जो मैसेंजर्स है उसको अलग-अलग दिशाओं से उसको इंफॉर्मेशन ला के देंगे। उसके साथ उसकी अलायंस है, उसके साथ उसकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एंड इवन जब पावर मूव करती है अपने किंग्स लैंडिंग के तरफ से डेनेरियस टारगेरियन की तरफ, तब वो स्मार्ट मूव खेलकर डेनेरिस टारगेरियन की तरफ हो जाता है। वो उसके साथ अलायंस बना देता है क्योंकि उसको पता है कि ये बंदी आने वाली है, यहाँ पे राज करने वाली है। एंड वो उसका अंदाजा पहले से ही लगा लेता है। इवन जॉन स्नो के साथ जो अलायंस बनाता है, उसके जो कनेक्शन बनाता है, उसकी वजह से उसको इन द एंड उसकी भी मदद मिलती है। एंड इन द एंड वो उसको पता है कि इस गेम ऑफ थ्रोन्स के जो वर्ल्ड में, इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में अलायंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ क्वालिटी और फोर्थ लेसन ही हैज इज हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको नॉलेज तो है बट उसको वो इंटेलिजेंट भी है अपने इमोशनल में। अपने ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है उसमें वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसको पता है कि कौन किस तरह के इमोशंस जो है वो दिखा रहा है, कौन किस तरह से रह रहा है, किसकी साइकिक किस हिसाब से, किसकी साइकोलॉजी किस हिसाब से, किसको किस जगह पे किस हिसाब से बात करनी है। उसको सारे लोग ही जो वो इमोशनल को वो पकड़ के रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वो मिलता है सांसा से, जब सांसा के साथ उसकी शादी हो जाती है, तब उनकी जो सुहागरात होती है वो नहीं मनाता है। इवन दो सांसा उस टाइम पे वल्नरेबल थी, कोई भी अलग इंसान होता तो वो उसका फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने उसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि उसको पता था कि ये लड़की अभी इमोशनल वल्नरेबल है। एंड उसने उसका फायदा नहीं उठाया, अपने रिलेशन अच्छे रखे, इसी की वजह से उसको आगे जाके उसका फायदा भी हुआ। इवन जॉन स्नो के साथ उसका जो एक अलायंस था, जो उसका जो एक वो इमोशनल जो है वो कनेक्शन था कि दोनों भी जो है वो ऑड मैन आउट थे अपने अपनी फैमिली में। एंड इसकी वजह से उसने उसके साथ भी इमोशनल जो है वो कनेक्शन बनाया, उसका भी फायदा उसको इन द एंड हुआ। इवन ब्रॉन के साथ भी जो उसका इसका जो कनेक्शन था कि वो भाई की तरह नहीं रखता था, वो उसको पेरोल पे ही रखता था। एंड उसके साथ भी उसका इमोशनल कनेक्शन था। वो जानता था साइकी एक दूसरे की कि इमोशनल किस हिसाब से वर्क करते हैं। एंड उसके पास एक ओवरऑल काफी ज्यादा इमोशन इंटेलिजेंस था। And the fifth and the last quality that made him survive, and the last lesson that we can learn from him, is his political instincts. तुम मानो या ना मानो, गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी की पूरी पॉलिटिकल सीरीज है, जहाँ पे हर एक दूसरा जो है वो पॉलिटिकल पावर के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन असली पावर जो है वो व्हाइट वॉकर्स के पीछे आ रही है। जो असली खतरा वो व्हाइट वॉकर्स का है, लेकिन इन द एंड मेन फोकस पॉलिटिकल पावर के ऊपर ही रहता है। एंड इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहाँ पे हर कोई राजनीति कर रहा है, उस राजनीति के एनवायरनमेंट में टिरियन के पास सबसे ज्यादा अच्छे पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स थे। इसका तुम एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम यही देख सकते हो कि उसको पता रहता है कि कहाँ से कब पावर शिफ्ट हो रही है। जब अपना किंग इन द नॉर्थ मरा था, मुझको उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, जॉन स्नो का वो जो था बास्टर्ड सन था, मतलब कि असली सन था वो जॉन स्नो, उसका बास्टर्ड भाई था। और पहला पहला जो किंग इन द नॉर्थ था, उसका जो रेड वेडिंग में वो मरा था, उसका नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। वो जब मरा था तब उसको पता था कि पावर शिफ्ट होने वाली है। जब जाफरी की जो एंडिंग आई तब उसको पता चला कि पावर शिफ्ट होने वाली है। एंड जब सरसी रूल करने के लिए तब उसको पता था कि पावर शिफ्ट होने वाली है। एंड इसीलिए वो डेनेरिस टारगेरियन की तरफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि पावर शिफ्ट होने वाली है। उसको पता रहता है कि कब कहाँ पे पावर शिफ्ट होने वाली है। जब गरुस थी तब वो जेफरी के पास गया, जब उसको जरूरत पड़ी तब वो जॉन स्नो के पास गया, जब उसको जरूरत पड़ी तब वो डेनरिस के पास गया। एंड जहां जहां पावर शिफ्ट होती है वहां वहां पे टीरियन लैनिस्टर रहता है, क्योंकि उसको पहले से अंदर चला जाता है कि यहाँ यहाँ पावर शिफ्ट होने वाली है। एंड ये काफी ज्यादा उसकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स को दिखाती है। उसके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स तुम इससे भी देख सकते हो कि वो कैसे अपने कॉम्बैट में वो रहता है। उसके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स तुम इवन किंग्स लैंडिंग पे हुए हुए हमले में भी तुम देख सकते हो कि उसने अकेले बंदे ने जो है वो जाफरी को साइड में करके खुद जो है वो किंग्स लैंडिंग को बचाया था। वो फायर वायर जो थी वो ग्रीन फायर उसको छोड़ के। एंड इन सारे जो है इन 5 पॉइंट्स की वजह से ही जो है ये बंदा इन द एंड सर्वाइव कर गया। इन द एंड इतने सारे लोग जो है वो आकर मर गए, लेकिन ये बंदा सर्वाइव कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 5 कोर स्किल्स। दिस मैन सर्वाइव्ड।